नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है सियासत का उच्च सदन। आज हम चर्चा इसी पर करेंगे। एमपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर हो रही सियासत की, खास तौर पर उम्मीदवार उनके चयन को लेकर हो रहे बार पलटवार की। दरअसल उम्मीदवारों के जरिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एक संदेश देने की कोशिश की है। राज्यसभा चुनाव के जरिए कहीं ना कहीं पंचायत और निकाय चुनाव पर तो नजर है ही, साथ ही 2023 की तैयारी से भी इसे जोड़कर देखा जा सकता। 2 दिन में जिस तरह से सियासत बदली बदली सी नजर आई है मध्य प्रदेश की, खासकर राज्यसभा चुनाव को लेकर हमने देखा कांग्रेस से विवेक तन्खा साहब को मैदान में दूसरी बार मौका मिला है, यानी वो राज्यसभा जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2 ऐसी महिला नेताओं पर दांव लगाया, ये कहें या उच्च सदन में पहुंचाने जा रहे हैं, जिसमें एक कविता पाटीदार है जो ओबीसी वर्ग से आती है और दूसरी है सुमित्रा वाल्मीकि जो अनुसूचित जाति वर्ग से आती है। लेकिन इन सब के मायने क्या, आज इसी को तलाशेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। हितेश जी, आपका बहुत स्वागत है। मृणाल पंत जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। मृणाल जी, आपका भी स्वागत है। और जगदीश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। जगदीश द्विवेदी जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगा। नमस्कार मनोज। और जिस तरह से मध्य प्रदेश की सियासत पे वैसे हमेशा चर्चा होती रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चौंकाती है, कुछ नया करती है, और वो भी ऐसे दौर में जब 23-24 की तस्वीर भी इसमें दिखाई देगी। राज्यसभा के मैसेज, राज्यसभा के मायने, दोनों ही दलों को लेकर आप क्या निकालते हैं, क्या देखते हैं? इसमें सबसे पहले मनोज मुझे ये कहना है कि बीजेपी ने अपनी ही पार्टी में एक नया संदेश देने का प्रयास किया है। पहली चीज, पार्टी ने निश्चित रूप से अपना एजेंडा बदला है। नेताओं के बीच में यह संदेश दिया है कि सिर्फ भैया स्थापित नेताओं की पार्टी अब नहीं बची है कि केवल उन्हीं चेहरों को टिकट मिलेंगे जो लाइमलाइट पे रहते हैं। टिकट उन्हें भी मिलेंगे जो नीचे स्तर पर जाके काम करते हैं और जिनकी कभी कोई चर्चा नहीं होती। और ये पहली बार देख रहा हूं मैं ऐसा होते हुए। टिकट अब तक भी मिले, बहुत नेताओं को मिले, लेकिन मनोज आपने भी देखा होगा कि टिकट हमेशा राज्यसभा के उन नेताओं को मिलते थे जो कहीं ना कहीं चर्चा में रहते थे, जिनके काम चर्चा में रहते थे, जो मीडिया में रहते थे ज्यादातर। लेकिन इस बार कविता पाटीदार के साथ जो सुमित्रा वाल्मीकि को टिकट मिला है, बेहद चौंकाने वाला फैसला है मनोज जी। एक नया संदेश दिया है कि भाई आप एक्टिव रहोगे, आप कार्यकर्ताओं की गोलबंदी करोगे, या आप किसी खास नेता के पट्टे रहोगे, कोई जरूरी नहीं है कि आपको टिकट मिले। अब टिकट उन्हें बीजेपी देगी। बीजेपी नीचे से एक नए नेतृत्व को उभारने का काम कर रही है। और मेरा मानना यह है कि अगले 10 साल की बीजेपी गढ़ रहे हैं मोदी और अमित शाह। और पुराने जो चेहरे हैं उनको ये संदेश दिया जा रहा है कि आप काम करिए, लेकिन आप न तो पद के लिए दबाव का इस्तेमाल करिए, न प्रभाव का इस्तेमाल करिए। पार्टी जो चाहेगी वो करेगी। जहां तक कांग्रेस की बात आप करें तो कांग्रेस में विवेक तन्खा पहले से तय नाम था। विवेक तन्खा कांग्रेस के बड़े नेता तो है ही, सीनियर एडवोकेट हैं, और वे कांग्रेस की जरूरत भी है मनोज जी। कांग्रेस की जरूरत इसलिए है कि कांग्रेस के बहुत सारे मसलों में विवेक तन्खा ही उनके सामने आके खड़े होते हैं। तो कांग्रेस के लिए कोई बहुत बड़े परिवर्तन कांग्रेस में हुआ हो या कांग्रेस ने कुछ बहुत नया किया हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन इन दोनों टिकटों ने बीजेपी के जो मठाधीश नेता थे उनको जरूर चौंका दिया है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और यही इसीलिए बार पलटवार भी दिखाई दे रहे हैं, अपने अपने तरीके से उसके मायने निकाले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि हम किनके साथ हैं, हम दलित के साथ हैं, हम ओबीसी के साथ हैं। और दूसरी तरफ वही कांग्रेस ये आरोप लगाती नजर आ रही है कि ये सब दिखावा है। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? जिस तरह से आप हमेशा भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा करती आई है कि लोग चौंक जाते देखकर, और आज भी वही दिखाई दिया जब कल देर रात ये सूचना आई कि सुमित्रा जी जा रही हैं राज्यसभा से, दूसरी मेंबर, वो भी दूसरी महिला, और एक तरफ विवेक तन्खा साहब जा रहे हैं। मैसेज 2023-24 के हैं या इसमें जैसा जगदीश जी कह रहे थे एक नई लाइन गढ़ने की तैयारी है? देखिए, राज्यसभा चूँकि पार्टी चयन करती है तो इसलिए कोई जनता का चयन या टिकट वाला विषय तो होता नहीं है, और तीनों सीटें क्लियर टिकट्स थी। तो स्वाभाविक है कि ऐसे समय में पार्टी एक मैसेजिंग करना चाहती है, जिसकी तरफ से जगदीश जी बता रहे हैं। तो आपने देखा पिछले कालांतर में जनवरी से लेकर अभी तक हमारे सामने एक बहुत बड़ा विषय रहा ओबीसी और ओबीसी आरक्षण का। दोनों दलों ने अपने अपने दावे रखे। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे तो विवेक तन्खा साहब वही वकील हैं जिनके कोर्ट में जाने से ओबीसी आरक्षण समाप्त हुआ और चुनाव रुके। हम सब इसको जानते हैं।
इस सब के बावजूद भी उनको कंटिन्यू कराने का काम किया कांग्रेस ने, एक बात। वहीं दूसरी ओर पिछड़ा वर्ग से एक महिला को लेकर जाना, जो जिला पंचायत में रही, सब रही, एक हमारे यहाँ पर काम हुआ। दूसरा आपने सावित्री जी का जो जगदीश भाई बता रहे हैं वो काम हुआ। हमारे यहाँ वर्कर बेस्ड डिसीजन हुए, ये हम कह सकते हैं। वहाँ पर क्या हुआ भाई, विवेक तनखा साहब की, जगदीश भाई बहुत खुल के नहीं बोल रहे हैं, पर विवेक तनखा साहब हैं क्या? विवेक तनखा साहब ख्याति नाम वकील हैं साहब, बहुत कद्दावर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के और एडवोकेट जनरल यहाँ के रहे हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंडिया के रहे हैं, वो सारे ऑफिसेज उनके डील किए हुए हैं। तो उनकी ज़रूरत कब पड़ती है? उनकी ज़रूरत पड़ती है इनको जमानतें लेने में। जब ये भ्रष्टाचार के केसेस आते हैं ना, तो वो खड़े होते हैं, साहब इन लोगों की फीस भी बहुत है। तो भाई कपिल सिब्बल साहब हो गए, ये हो गए, ये लोग यदि राज्यसभा पे हैं तो भाई मुफ्त में वकील भी मिलते हैं। तो स्वाभाविक है कुड प्रो को वाला ये डिसीजन हुआ, और इसीलिए कमलनाथ साहब इसको बदल नहीं पाए। दबाव रहा होगा। दबाव किसका था? अरुण यादव जी का था। अरुण यादव जी की फसल उन्होंने काट डाली, लोकसभा का टिकट ही काट डाला जिसकी तैयारी कर रहे थे वो, एक। फिर उसके बाद राज्यसभा के लिए उन्होंने प्रयास किया, तो वहाँ भी भाई साहब नहीं हो तो, और अच्छा जवाब क्या आया? बोले कश्मीरी पंडित। पूरे जीवन विवेक तनखा साहब ने किसी भी कश्मीरी पंडित को घाटी में यदि पुनर्स्थापित कराया हो तो मुझे सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का कोई केस बता देना, विवेक तनखा वर्सेस अब्बास भाई हमीनुल्लाह या जो भी बता दोगे आप, कि उसकी वजह से इन्होंने भट्ट साहब को या कौल साहब को या किसी दुबे जी को वहाँ पर स्थान दिलाया। ये भी कहा जाता था जब हम उच्च सदन की बात करते हैं, उच्च सदन में बड़ा कोई ऐसा व्यक्ति, कलाकार है, विधि से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो समाज को एक दिशा दे पाए, जो समाज के ऐसे फैसलों पर निर्णय ले पाए। इसीलिए उच्च सदन की स्थापना हुई और इसी को लेकर शायद आज तक हम जो देखते हैं, पर एक नया परिवर्तन जो आपकी पार्टी के, जी देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इसी के साथ साथ ये बात भी है कि उच्च सदन का उपयोग मैसेजिंग के लिए होता है, जिसकी बात जगदीश जी कर रहे हैं, क्योंकि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं है, वो चयन वाली बात है कि पार्टी करना है। तो हम भाई हमारी ओर से यदि सावित्री जी को चुनाव लड़वाना होता तो कितनी बार लड़वा चुके होते? पार्षद तो वो 3 बार रही हैं, सभापति रही हैं। लेकिन यदि वो अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज की उपाध्यक्ष हैं वो, जी मतलब आप उनको साहब इतना कमतर मत मानिए। और ये बात सही है, उनके पास पैसे कम है, वो एक सामान्य घर की 2 कमरे के मकान में रहने वाली महिला हैं, लेकिन अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज की उपाध्यक्षा हैं वो। जी ये सब आपका मडाल जी को ये भी एक मैसेज नहीं सर, मैं कहीं गलत हो तो मुझे टोक दीजिएगा सर। मैं तो देखो, मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कहूंगा जो असत्य हो, और इसीलिए कहीं पर भी आपको ये लगे आप मुझे रोकिए। क्या ये बात सच नहीं कि विवेक तनखा साहब अदालत में खड़े हुए तो उनको लिफाफा दिया गया कि नहीं साहब आपका चुनाव आपको आप ओबीसी आरक्षण के करने होंगे? कौन गया था अदालत में? वही गए थे ना। और उन्हीं को आपने भेज दिया किसमें? राज्यसभा में भेज देते अरुण जी को साहब, तो कुछ तो पिछड़े वर्ग को लगता है कि नहीं साहब हमारा ध्यान रखा जाता है। लोकसभा अलग काट दिया था। मृणाल जी, एक तरह से कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लफ्जों में समझे या जो बात कही जा रही, जैसा जगदीश जी भी कह रहे थे, ये मास्टर स्ट्रोक है भारतीय जनता पार्टी का। मुझे लगता है कि हितेश जी चाशनी में लपेट के सत्य को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में ये जो 2 टिकट हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये भारतीय जनता पार्टी के संभ्रम, डर, आंतरिक गुटबाजी को प्रमाणित करने वाले हैं। देखिए, मैं तो सीधे सीधे सवाल पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की जनता को ये क्यों नहीं बता रही कि उन्होंने 2 टिकट दिए नहीं हैं, बल्कि संपतिया उइके जी जो अनुसूचित जनजाति वर्ग से आती थी, उनका टिकट काटा गया है। ऐसे दौर में जब, अब मैं अपनी बात कह लूं, सीट सामान्य अब मैं कह लूं अपनी बात, ऐसे दौर में मध्य प्रदेश में जब अनुसूचित जनजाति पे भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और सरकार पूरी तरह से रौद्र रूप के साथ पिले हुए हैं, ऐसे समय में जब अनुसूचित जनजाति के लोगों को सरेआम भारतीय जनता पार्टी के लोग लाठियों से मार मार कर हत्या कर रहे हैं, ऐसे समय में जब 5-5 अनुसूचित जनजाति के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के नेता गड्ढे में गाड़ रहे हैं, ऐसे समय में अनुसूचित जनजाति की एक महिला का टिकट काटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो वही है। कोई बात नहीं, इनकी सीट खाली हुई ना। अरे तो भाई जब अनुसूचित जनजाति की सीट खाली हुई संपतिया उइके जी की, तो उसकी जगह अनुसूचित जनजाति को प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं दिया? और क्यों नहीं दिया ये भी बताता हूं मैं। इसलिए
कि भारतीय जनता पार्टी को उच्च सदन में ऐसे लोग चाहिए जो हक और अधिकार की बात नहीं करें, बस हाँ में हाँ चलो, मिलाएं। आप भेज और देते। क्या गलती थी अनुसुईया उइके जी की? अनुसूचित जनजाति की महिला हैं, उनकी गलती ये थी कि उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति ऑर्डर बिल 2022 सर, में आपने भेजा अनुसूचित क्या? जनजाति और जाति के लिए अधिकारों की मांग की। भाई 1 मिनट और लगेगा, उन्होंने उनकी उपलब्धियां बता दूं संसद तनखा साहब में। अनुसूचित उन्होंने जाति से है, सर। अनुसूचित जनजाति मंत्रालय की कार्यप्रणाली पे अधिकार और सवाल उठाए और कहा कि ये जरा जनता के हित के लिए बात करिए। देखिए जरा जाके सर्च ये करिए तनखा उनके साहब काम कौन सी को जाति के लोकसभा हैं? पे। उन्होंने दूध की मिलावट पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो यह आंख पर्चा मूंद के पढ़ने लगे बैठी थी, मनोज जी, अब उस आपकी पे कुछ कार्रवाई की connection मांग चाहिए की। मुझे। उन्होंने ये तो भाषण फोन हो गया, टैपिंग लिख का के विरोध लेके आए। किया, उन्होंने पीयूष गोंडी भाषा बावेले को जी ने लिख सम्मान के दिया देने की इनको। बात की और अनुसूचित जनजाति से आके भी सर, उन्होंने चाइल्ड पोर्नोग्राफी लेकिन में बड़ा एक तनखा मिनट में बात साहब, खत्म हो नहीं जाएगी। सर, ये लिखित किडनी मत पढ़िए, ट्रांसप्लांट अपन जैसी डिबेट चीजों कर रहे हैं पे ना। बात डिबेट की, तो तनखा भाई साहब कौन सी लोकसभा जाति के की हैं? उपलब्धियां थोड़ी आ Agreed, जाएंगी एक साथ agreed। में से। तो तनखा इतनी साहब कौन सी श्रेष्ठ जाति महिला, के हैं? अनुसूचित जनजाति से आने वाली, तनखा जिसने साहब कौन बड़े सी बड़े डिबेट- महत्वपूर्ण विषय कौन अपनी जात के सरकार हैं के भाई? खिलाफ उठाए, उनका मुंह बंद करने का काम भारतीय जनता तनखा पार्टी साहब की कौन सी सरकार जाति ने के? किया। जगदीश द्विवेदी साहब, ये जो मडाल जी जो बात कह रहे हैं, अब सवाल तो ये भी होगा जैसे डॉक्टर हितेश वाजपेयी तनखा जी कह साहब रहे कौन सी हैं कि जाति? तनखा साहब किस जाति से है, या फिर बात होगी कि सुमेर सिंह पहले से अनुसूचित जनजाति वर्ग से जाते हैं जैसा ओपन सीट पे। लेकिन अब सब जी 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 उच्च सदन को जाति की तंगदेमाली से तो देखने का काम तो आप करते हैं। देखिए, जहां जी, डॉक्टर जी। सबसे पहली चीज तो ये शरद जी, मडाल जी के आरोप अपनी जगह हो सकते हैं और निश्चित रूप से विपक्ष में बैठ के उनका काम भी है, नैतिक धर्म भी है, वो उसका पालन भी कर रहे हैं और मैं उनकी बातों से कहीं उनकी बातों से असहमति व्यक्त नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि राजनीति, देखिए राजनीति को लेके बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता अमित शाह, आप भी थे, पिछले बार जी। भोपाल आए थे और उन्होंने भोपाल में खुले रूप से कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा था कि जातिवाद अब राजनीति का सत्य है और हमें इसे समझना होगा, न सिर्फ समझना होगा, इसको ध्यान में रख के अपने एजेंडे सेट करने होंगे। तो जातिवाद राजनीति में कौन लाया, पहली चीज बहुत लंबा डिबेट का विषय हो सकता है। एक बात राजनीति में, और निश्चित रूप से पूरी की पूरी देश की राजनीति, आप विकास की बात करें, सुशासन की बात करें, ये मुद्दे अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा सत्य राजनीति का जातिवाद है और जातिवाद की राजनीति से आप इंकार नहीं कर सकते। तो बीजेपी ने पहला दांव जो खेला, कविता पाटीदार को भेज के खेला, इसलिए खेला कि ओबीसी एक बहुत बड़ा फैक्टर बीजेपी के सामने आ गया था और कांग्रेस ये प्रमाणित करने में लग गई थी कि साहब हमारे 27% आरक्षण को जो है जिस तरीके से कोर्ट ने चैलेंज किया है, इसमें बीजेपी की कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक है। हालांकि इसमें आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, कांग्रेस ये कहती रही कि बीजेपी ने किया, बीजेपी कहती रही कि आप 15 महीने क्या करते रहे, और निश्चित रूप से करना किसी को बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति का सवाल था, जिसमें दोनों राजनीतिक दल बिल्कुल आप समझिए विभीषणी संग्राम करने पर तुले थे। तो पहली चीज तो ये कि ओबीसी को टिकट बीजेपी को देना था, क्योंकि उसको ओबीसी वर्ग को एक संदेश देना था कि हमने साहब आपके एक वर्ग को राज्यसभा में भेज दिया। दूसरा, उसने एक और वादा कर लिया है कि हम 30% टिकट जो नगरीय निकाय चुनाव है, जो पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव भले ही दलगत ना हो, उसमें हम 30% टिकट ओबीसी को देंगे। तीसरी चीज जो बीजेपी ने की, मुझे जो लगता है कि संघ का जो समरसता का एजेंडा है उस पर यह काम हुआ है और संघ हमेशा से ऐसे चेहरों का पक्षधर रहा है जो निचले लेवल पे काम करते हैं, जो बिल्कुल, अब अंत्योदय परिवार की एक महिला का राज्यसभा में जाना ठीक है, राजनीति अपनी जगह हो सकती है, लेकिन राजनीति के लिए शुभ है, ऐसा मेरा मानना है मनोज जी। ये होना चाहिए, ये बीजेपी हो कांग्रेस हो। आप कब तक जो है स्थापित चेहरों पे दांव खेलेंगे, कब तक आप मठाधीशों के सामने अगरबत्तियां जलाएंगे? आपको दरी घरी करने वाले और फर्श पे चादर बिछाले वालों को राजनीति में आगे लाना ही होगा। चले, बहुत दिलचस्प बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल। मडाल जी, आप, मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा क्योंकि बात आपकी तरफ भी इशारा कर रही है, तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपनी बात कर दीजिए। देखिए, अगर अंत्योदय परिवार से लोग आते हैं तो इसका तो स्वागत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस आधार पर टिकट नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोच रही है कि हजारों ओबीसी आरक्षण समाप्त करने के बाद उस पाप को ओबीसी वर्ग से एक टिकट देके धो लेगी, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की गलतफहमी है।
और अगर इतना ही प्रेम होता ओबीसी के लिए तो ओबीसी जी के जो बड़े बड़े नेता थे, बंसीलाल गुर्जर जी, जीतू जराती जी, ये तो पार्टी का मैटर हो सकता है। इनको टिकट नहीं दिया गया है। मनोज जी, एक सवाल क्योंकि ये पूछूं सब आपके सामान्य माध्यम परिवारों की जी, बात हो रही है मनोज जी, सामान्य मनोज जी, आपके माध्यम से एक मैंने ये मान लिया पारिवारिक argument। पृष्ठभूमि से नहीं आते। मान लिया। लेकिन तो मृणाल जी, मान लिया। भेरूलाल पाटीदार मान लिया। जी जो भाजपा की मान बड़े लिया, मान नेता लिया। थे कद्दावर, उनकी बेटी को दिया गया। मैंने मान लिया। अगर ओबीसी चलिए, डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं, सुनिए। नहीं, मैंने मान लिया का मृणाल जी। टिकट होता, सामान्य मृणाल जी, मेरी कार्यकर्ता एक का बात टिकट तो सुनो। होता तो नेताओं के बेटे बेटियों को नहीं डॉक्टर मिलता, साहब कुछ इन कह रहे लोगों को मिलता। जी। मैंने और मान लिया। इसलिए दिया गया मृणाल है जी, कि इंदौर की चलो राजनीति उसका में कागज खत्म हो जाए, फिर मैं पूछता हूं। कैलाश विजयवर्गीय जी को ठिकाने मृणाल जी, लगाना मैं है, उनका हिसाब अब बराबर दोनों तरह की करना बातें है। देखिए, इसलिए आपकी टिकट कांग्रेस नहीं की दिया तरफ गया से कि कहा गया ओबीसी कि के प्रति कैलाश कोई जी की बड़ी प्रेम है। नजदीक मानी जाती है। अब वो ये खैर मैं एक डॉक्टर साहब सवाल कुछ कह रहे हैं, पूछूं। डॉक्टर साहब कुछ- मैं डॉक्टर साहब- मृणाल जी बहुत विनम्रता कहीं- से, यू कहीं आर अ डॉक्टर वेरी साहब- स्कॉलर मैन। मेरा एक ही सवाल था, ये सब थे ना, तो आपके पास अवसर था, आप भेज के हमको ध्वस्त कर देते। नहीं, हमारे पास सीट खाली कहाँ थी? हमारे क्यों? पास तो विवेक विवेक तनखा तनखा जी की सीट थी। अरे उस पर उनकी कैसे चले हो गई? गए। वो तो समाप्त अगर हो गई एक थी। अतिरिक्त सीट मिल रही चलिए होती, अगर मनोज जी, अब गुंजाइश आपको होती जवाब तो मिल भेज गया दीजिए। होगा जी। कि सारा भाषण जी, हमारे जी, लिए चलिए। और सारा राशन तनखा साहब के लिए। अब दूसरी चीज, परिवारवाद। आपने बिल्कुल, भेरूलाल पाटीदार जी की बिटिया है, नो डाउट, इसमें कोई जिला पंचायत के सदस्य सब कुछ रहा। आप मुझे बताइए, जगदीश भाई बैठे हैं, आप बैठे हो साहब, विवेक तनखा साहब वॉज द यंगेस्ट एजी ऑफ मध्य प्रदेश। क्यों थे वो? अजय नारायण मुशरान जी, कर्नल अजय नारायण मुशरान जी फाइनेंस मिनिस्टर के क्या थे वो? कर्नल अजय नारायण मुशरान जी के पिताजी क्या थे, ये बताइए मुझे आप। ये क्या हम लोग जानते नहीं है? तनखा साहब ही स्कॉलर मैन, फिर अगेन बताइए, बट लेकिन वो अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से स्थापित होते आए और इसीलिए एक वकील के रूप में ज़्यादा रहे बनिस्बत की नेता के रूप में। तो ये बात सर, आप दो उंगली उठाइए, मैं तो कोई नहीं, लेकिन सावित्री जी का परिवार भी बता दो साहब मुझे, उनके भी पिता क्या करते हैं मुझे बता तो दो सर। तो ऐसा मत करिए और सारा भाषण हमको मृणाल जी, एक बार थोड़ा राशन अरुण जी को दे देते साहब, अरुण जी भी सुभाष जी के बेटे हैं। मृणाल जी कोशिश साहब- करते। डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं वो बात भी अपनी जगह है, लेकिन बात तो ये है कि यदि कि ऐसे व्यक्ति को मौका भारतीय जनता पार्टी दे रही है जिनके पिता का नाम आप नहीं बता पाएंगे, मुझे भी नहीं पता, ये सच है, और कल रात तक किसी को नहीं पता था कि वो राज्यसभा पहुंच जाएंगी, यही अलग है। फिर मैं कहूंगा कि उच्च सदन की जब स्थापना हुई तो इसीलिए हुआ था कि उच्च सदन में जाने वाले लोग कुछ अलग होंगे, एक नई लाइन, और जब आपके पास भी जगह है तो आप किसी व्यक्ति को खड़ा कर सकते, तो मौका तो मिलेगा बीजेपी को बोलने का। सामान्य परिवार से लोग आए, खुले दिल से स्वागत है, लेकिन उच्च सदन हिंदुस्तान का विधान बनाने के लिए है, जहां डॉक्टर अंबेडकर जैसे बड़े बड़े स्कॉलर गए। मैं तो बस उम्मीद ही कर सकता हूं कि जो चयन भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो योग्यता और क्षमता के उस पैमाने पर भी खरा उतरेगा। उच्च सदन जातियों ये को बेकार लोग संकेत हैं। देने के, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं, तो आप उम्मीद सर कर रहा संकेत दे रहे हूं, हो मैं आप। उम्मीद कर रहा हूं, मतलब अजय नारायण उम्मीद मुशरान कर रहा के हूं। दामाद ही और योग्य मैं हैं बस इस देश में। देश को ये बताना यही पड़ेगा कांग्रेस पर कि आपत्ति है उच्च मनोज सदन जी मेरी। राजनीतिक ये संदेश सवित्रा देने की जगह नहीं है, सावित्री जी का चुनावी अपमान है, जोड़ तोड़ करने की वाल्मीकि जगह समाज नहीं का है। अपमान है, मैं यदि तो उनको डॉक्टर कमतर अंबेडकर का मानते। उदाहरण दे रहा हूँ, नहीं डॉक्टर सर, अंबेडकर का आप कह रहे हैं उदाहरण ये लोग अगर आपको कमतर हैं। अपमान लगता है नहीं, तो नहीं, बात अलग है। आप कह रहे हैं पूरे ये देश के, मैं इसलिए मत कह रहा हूँ कि कहिए साहब। डॉक्टर अंबेडकर सर, आए थे, केवल उनके पास मुशरान डिलेट साहब के की उपाधि थोड़ी ना थी। साहब सारी नहीं, प्रतिभाएं अगर हैं आपको साहब। लगता है कि जगदीश डॉक्टर आदमी है वो। अंबेडकर एक जगदीश, गलत मत करिए प्रतिनिधित्व साहब है, ऐसा। गलत प्रतिमान मत है, करिए तो साहब, ये बहुत अरबपति गलत बात आदमी है। आप जगदीश, तो दीजिए उम्मीद उनको है देखिए। कि भारतीय जनता पार्टी सर, उच्च आम सदन लोगों की को चुनिए साहब। रचनात्मकता को सम्मान जगदीश देगी जी, और आपसे- इसे राजनीतिक आंकड़ों में नहीं बांधेगी। दोनों मेहमानों को आप सुन रहे हैं, लेकिन उच्च सदन, जैसा मैं शुरुआत में कहा कि उच्च सदन की स्थापना है, उच्च सदन इसीलिए हुआ कि वहां जाने वाले लोग वो होंगे जो एक रणनीति तैयार करेंगे देश के लिए, आगे क्या होगा, विधि विधान क्या होगा, क्या किस तरह से देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि जब संसद लोग पहुंचते हैं तो वही लोग पहुंचते हैं जिसे जनता चुनती है। जाहिर सी बात है कि वो जब पहुंचते हैं तो जनता की बात तो रखते हैं, पर ये जो राजनीति में जातिवाद जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और खासकर उच्च सदन की तरफ भी जातिवाद की यदि दिखाई दे रहा है, तो क्या ये संकेत भी ठीक है? कॉन्टेक्ट ही टूट गया। मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं जगदीश जी? हाँ, सुन पा रहा हूँ। जगदीश जी, मेरा आपसे यही सवाल है कि उच्च सदन की इसमें एक चीज हाँ है। जी कहिए आप बात, जी, कहिए आप अपनी बात कीजिए, सुन लिया होगा आपने सवाल। नहीं आप पूछिए पहले, फिर मैं बात करता हूँ। मैं यही आप कह रहा पूछिए हूँ ना, कि क्या उच्च- देखिए, मैं जो जी, उच्च सदन इसीलिए है कि वहां उच्च चुनकर सदन जाने की वाले, जो आप जिस उच्च सदन की बात यहाँ हाँ, पे हो रही है, जी, सुनिए आप मेरी बात। मनोज जी, मैं जो कह रहा हूँ, उच्च सदन की बात जो यहाँ हो रही है,
आखिर उच्च सदन में लोग सीखते कैसे हैं? आप मौका तो दीजिए राजनीति में आने का। आप क्या जीवन भर जो आदमी, भाई एक आदमी पार्षद से विधायक बनता है, विधायक से कई बार सांसद बनता है, तो धीरे धीरे ही सदन की, भाई हम और आप जब पत्रकारिता में आए थे तो हम क्या जानते थे शून्यकाल क्या होता है? हम जानते थे प्रश्नकाल क्या होता है? हम जानते थे ध्यानाकर्षण क्या होता है? जब आदमी को आप मौका देंगे तब तो वो सीखेगा। 3 बार का अगर कोई पार्षद है और नगर निगम का जो सभापति रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसे राजनीति के नियम कायदों का और विधायिका का ज्ञान नहीं होगा, निश्चित रूप से ज्ञान होगा। इस तरह की बातें करके हम लोगों की उम्मीदवारी को छोटा ना करें। सबसे पहले तो मनोज जी, जिसको भी पार्टी टिकट देती है, जिसको आप मौका दोगे, जिसको आप मंच पे उतारोगे, वही मंच की कलाएं सीखेगा। घर के अंदर बैठ के मंच की कलाएं नहीं सीखी जा सकती। मेरा उसमें आगे आप सुन नहीं पाए जगदीश जी, उसमें आगे सुन नहीं पाए। मैं शायद ये कह रहा था कि क्या उच्च सदन में भी जातिवाद जो अब चर्चा चल रही कि ओबीसी वर्ग या इस वर्ग से हमने आपको दे दिया, उच्च सदन तक जातिवाद की जो बात अब चल पड़ी है, इसे कैसा देखते हैं? मैं ये समझना चाह रहा हूं। मेरा मनोज जी इसमें कहना यह है कि जातिवाद और परिवारवाद ये भारतीय राजनीति के पिछले 70 सालों से चले आ रहे दंश हैं, इन्हें कोई खत्म नहीं कर सकता। जिस देश में जाति के वर्ग के आधार पर देश विभाजन हो गया हो, जातियों के आधार पर रिजर्वेशन सेट हो रहे हो, तो ऐसे देश में आप जातिवाद की बात कैसे नहीं कर सकते? जातिवाद तो इस देश का कड़वा सच है। जातिवाद तो पूरी की पूरी राजनीति जातिवाद केंद्रित होती है। जातिवाद के आधार पर मायावती जी मुख्यमंत्री बन गई, जातिवाद के आधार पर मुलायम सिंह यादव ने सालों साल उत्तर प्रदेश में राज किया। इस जातिवाद को तो ये जाति चल नहीं पड़ी। ये जातिवाद जो है मध्य प्रदेश देश की राजनीति की रग रग में, नस नस में समाया हुआ है। इसके बगैर आप राजनीति की कल्पना नहीं कर सकते, राजनीतिक डिसीजनों की कल्पना नहीं कर सकते, और जो भी चुनावी राजनीतिक दलों का एजेंडा है वो भी आप मान के चलिए कि वो जातिवाद को लेकर ही सेट होता है। आप बातें सुशासन की करें, विकास की करें, परिवारवाद की करें, लेकिन भाजपा बहुत दावे करती है परिवारवाद का। ठीक है, परिवारवाद का बीजेपी में उतना प्रभाव नहीं रहा। कांग्रेस ने एक परिवार के दम पे अभी भी देश में शासन चलाया, अभी भी पार्टी चल रही है। तो परिवारवाद और राजनीति तो जातिवाद तो मनोज जी कड़वी सच्चाई है इस राजनीति की, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में ये खत्म होगी, क्योंकि समय समय बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। बिल्कुल आप ठीक है। डॉक्टर साहब, कहीं इसमें कोई लगेगा कोई रुकावट ऐसी आएगी एक दिन, ऐसा हम कह पाएंगे कि हम जातिवाद से अलग हटकर बात कर रहे हैं? मैं बिल्कुल, हम लोग एक समता समाजवाद में विश्वास रखते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और यही कारण है कि हमने जातिवाद में भी अंत्योदय के सिद्धांत को लिया है। महात्मा गांधी जी ने भी इसकी जिक्र किया है कि ठीक है साहब, देखिए कोई ना कोई किसी न किसी जाति और वंश में तो पैदा हुआ है। आप जब भी किसी का चयन करेंगे तो ये कहा जाएगा कि ये फला का है, मृणाल जी पंत है, मैं निराला हूँ और आप सैनी साहब हैं। तो जब भी चयन होगा तो ये, लेकिन उसके बाद भी क्या, तो मैंने बताया ना भाई, 1 और 3 जनरेशन का वो धनाढ्य व्यक्ति हैं जिनको लगता है कि उच्च सदन उन्हीं के लिए बना है, और प्रख्यात भी हैं, काबिल भी हैं, मेरी कोई उसमें योग्यता को लेकर उनके कोई प्रश्न चिन्ह नहीं तनखा साहब के। वहीं दूसरी ओर सारा भाषण देने के बाद आपने उन वर्गों को जो आपकी तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहे थे छोड़ दिया। वहीं पर हमने बड़े बड़े ग्लैमरस नेताओं को छोड़कर, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन जगदीश जी के सामने खुलकर बोल सकता हूं मैं, क्योंकि रोज ये लोग लिखते हैं, छोड़कर यदि सामान्य कार्यकर्ता को अवसर दिया, ये तो आप मानेंगे सर, हमारे प्रदेश महामंत्री को अवसर दिया, संसद में जाने वाला व्यक्ति किसी एक जाति का नहीं, समूची जनता का प्रतिनिधित्व करता है। मैं तो इतना ही अनुरोध करूंगा, इसे जाति के खाते में मत देखिए। ओबीसी तो अधिकारों की बात थी, आरक्षण की बात थी, तो कृपया जो संसद में लोग जा रहे हैं उनको सामाजिकता का और देश के विकास का संदेश लेके जाने दीजिए। जातिवाद की राजनीति संसद में, कम से कम राज्यसभा में, उच्च सदन में नहीं होनी चाहिए। उसमें आप पंडितों को भेजेंगे और बात ओबीसी की करेंगे। नहीं, इतना ही प्रेम होता तो आप मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ करते, उन कर्मचारियों के लिए करते जो सफाई मजदूर कांग्रेस से आते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के प्रमोशन के मामले अटके हुए, उनके लिए करके दिखाइए। 2 लोगों के जाने से जाति को अधिकार नहीं मिल जाता। ये जातियां बेचारी कभी कभी कमलनाथ जी की तरफ देख के सोचती होंगी कि चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, तो उन्होंने अंत में एक धनाढ्य को भेज दिया। चलिए मृणाल जी, आप भी कुछ कह दीजिए चलते चलते। मैं तो यही अनुरोध करूंगा कि किसी दिन भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण पद
जैसे हमने राधा किशन मालवीय जी को दिया था, अनुसूचित जनजाति से सब आते राष्ट्रपति। थे, ऐसे पद उन लोगों को दीजिए और तो संदेश जाएगा कि आप जातियों को बराबरी की समानता और चलिए, अधिकार देने में विश्वास भारत रखते हैं। एक बड़ा देश है और भारत में तमाम जातियां, तमाम समाज के लोग निवास करते हैं, और जब राजनीति होती है तो राजनीति में भी जातिवाद कभी ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे कर कर ऐसा लगता है कि हर जगह ये नजर आ रहा है। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, डॉक्टर साहब और साथ ही इमरान पंत जी, जगदीश जी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के उम्मीदवार तय हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी और दलित वर्ग से 2 महिलाओं को पहुंचाया है, लेकिन साथ ही विवेक तनखा साहब कांग्रेस से जाने वाले हैं। अब सवाल यही है कि क्या ये जातिवाद की राजनीति है या कुछ और, क्योंकि चर्चा चलती रहेगी जब तक नगरीय निकाय, पंचायत के चुनाव होंगे, और इस बीच में बात राज्यसभा की हो रही, जो देश का उच्च सदन है। मुझे देखिए आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में छत्तीसगढ़ की सियासत में ट्विस्ट। नमस्कार।